नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात करते हैं आज कि बीजेपी के चाणक्य का यूपी प्लान क्या है। चाणक्य यानी अमित शाह, जो कि 29 अक्टूबर को लखनऊ जा रहे हैं 2 दिनों के दौरे पर, और कहा जा रहा है कि एक तरीके से उसी दिन अमित शाह बीजेपी के चुनावी कमान की यानी इलेक्शन मैनेजमेंट की कमान अपने हाथ में ले लेंगे। पिछली बार भी यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सब कुछ अमित शाह के हाथ में ही था, लेकिन तब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जेपी नड्डा हैं, लेकिन एक तरीके से चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, टिकट किसका कटेगा, किसको मिलेगा, किन पार्टियों से कैसे गठबंधन करना है, क्या एजेंडा होगा, चुनावी मुद्दे क्या होंगे, कौन नेता कहां काम करेगा, ये सब एक तरीके से अमित शाह ही देखेंगे। एक तरीके से कहें तो देखना उन्होंने शुरू भी कर दिया, लेकिन जब वो लखनऊ में बैठेंगे ताबड़तोड़ 5 बैठकें उनके लिए की गई हैं, और उसी दिन से बीजेपी का सदस्यता अभियान भी शुरू हो रहा है। तो कुल मिलाकर आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिरकार बीजेपी का रोड मैप क्या है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। बीजेपी की सत्ता कैसे बनी रहेगी, क्योंकि 2017 का जो गेम था और उसके जो फार्मूले थे वो अलग थे, क्योंकि तब बीजेपी सत्ता में नहीं थी। अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ लोगों ने झोली भरकर बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस बार बीजेपी को अपने कामकाज के रिपोर्ट कार्ड पर वोट मांगना पड़ेगा। साथ ही कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बाद लोगों की सेहत, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब भी मुद्दे हो रहे हैं। उसके लिए कई सारी सरकार की योजनाएं भी हैं, केंद्र की और राज्य की भी। उसका कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जब 2017 के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, तब ये कहा गया था कि बहुत सारी केंद्रीय योजनाएं, खासतौर से उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ा फायदा हुआ था। याद करिए उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने चुनावी मंच से कई बार कहा, शमशान और कब्रिस्तान की बात की थी, तो उससे भी ना वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ था, और उस ध्रुवीकरण का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिला था। इतना मिला था कि बीजेपी ने 2/3 बहुमत से यूपी में सरकार बना ली। लेकिन इस बार क्या करेंगे अमित शाह, यही सवाल सबसे बड़ा है। और उनके रोड मैप में 3 बड़ी चीजें हैं। एक बड़ा बदलाव इस बार ये आया है कि ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेलदेव समाज पार्टी के हैं, उनकी पार्टी से 2017 में गठबंधन हुआ था। विधानसभा की 8 सीटें राजभर की पार्टी के लिए छोड़ी गईं, 4 पर राजभर की पार्टी को जीत मिली। इस बार ओम प्रकाश राजभर जाकर अखिलेश यादव के कैंप में बैठ गए हैं। उनके बदले में इस बार बीजेपी ने अपना नया अलायंस पार्टनर चुना है। वो है राष्ट्रीय निषाद पार्टी, जो संजय निषाद की है, और पूर्वांचल में इस पार्टी का ठीक ठाक अपना वोटों का आधार है। उनके पास अपने वोट हैं जो मल्लाह जाति के कहे जा रहे हैं। हालांकि बिहार वाले जो सन ऑफ मल्लाह हैं, मुकेश सहनी, वो भी जोर आजमाइश किए हुए हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि रोड मैप के यानी ये जो चाणक्य नीति है अमित शाह की, उसकी 3 खास बातें। पहला तो पार्टियों के साथ गठबंधन, वो उन्होंने एक तरीके से कर लिया है। अपना दल है, राष्ट्रीय निषाद पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार पिछली बार जो करीब 40% वोट मिले थे, बीजेपी ने इस बार लक्ष्य जो तय किया है वो है कि 300 से ऊपर, कुछ लोग 350 सीटें कह रहे हैं। पिछली बार नारा दिया गया था 300 के पार, और ऐसा हुआ भी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें मिली, और यही लक्ष्य भी था। सब लोग कहते थे 300 के पार, और 300 का पार हुआ। इस बार 350 का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने एक गेम प्लान बनाया है। वो अमित शाह की चाणक्य नीति के अंतर्गत है। वो ये है कि हम करीब आधी यूपी की जो आबादी है, वोटर के लिहाज से देखें, उनको अपना बना लें, और अगर उन लोगों ने वोट दे दिया तो उनका काम बन जाएगा। ऐसी उनकी सोच है। अब है क्या कि यूपी में करीब 15 करोड़ वोटर हैं। बीजेपी के पास अभी 2.5 करोड़ यानी 2 करोड़ 50 लाख अपनी पार्टी के मेंबर हैं। 29 अक्टूबर से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। अमित शाह खुद जाएंगे, इसकी शुरुआत करेंगे, जनसभा भी करेंगे, और फिर बीजेपी की रणनीति ये है कि 1.5 करोड़ मेंबर और जोड़ लें, यानी करीब 4 करोड़।
4 करोड़ मेंबर हो जाएंगे तो फिर उसके साथ साथ तो परिवार के सदस्य या कुछ मित्र, उनका घर परिवार, नाते रिश्तेदार, ये सब जोड़ के पार्टी को लगता है कि आंकड़ा 7-8 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और अगर ये 7-8 करोड़ का आंकड़ा हो जाएगा तो जो 50% वोटर, यानी 50%, 50% वोट शेयर का जो बीजेपी सोच रही है, वो लक्ष्य तक वो पहुंच सकते हैं। ऐसी उनकी सोच है, ऐसी उनकी रणनीति है। लेकिन इसमें एक पेंच भी है। मेरी बीजेपी के कई नेताओं से और विधायकों से इस मसले पर बातचीत हुई पिछले 2-3 दिनों में। अधिकतर लोगों का ये कहना है कि चुनाव सर पर है और ऐसे वक्त में मेंबरशिप ड्राइव चलाना और मेंबर लाना और जोड़ना, ये काम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की पड़ी हुई है। उसमें संगठन की तरफ से ये मेंबरशिप बनाने का काम इतना आसान नहीं होगा। उनका ये मानना है कि ये फैसला बहुत देरी से किया गया है और हम टारगेट तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे कहना मुश्किल है। हालांकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी ये लक्ष्य पार कर लिया जाएगा। चलिए, ये बात मेंबरशिप की हो गई। चुनावी एजेंडे और मुद्दे एक तरीके से बीजेपी ने तय भी कर लिया है। उसमें सामाजिक समीकरण एक मुद्दा है, जिसमें जाति बिरादरी को जोड़ के अगड़ों को जोड़ना है। वो पहले से पार्टी के साथ हैं, ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। 2017 में हुआ था। गैर यादव पिछड़ों को जोड़ा गया। उसके बाद दलितों को, उसमें खास तौर से जो गैर जाटव दलित हैं, उनकी तरफ लगता है कि पार्टी को लगता है कि वो हमारे वोटर हैं। 2017 में ये बहुत बड़ी कामयाबी का एक बेस बना था। ये इतना बड़ा सामाजिक समीकरण, सामाजिक आधार, सामाजिक वोट बैंक हम कह सकते हैं। क्या इस वोट बैंक में आज भी पार्टी का होल्ड उतना ही है? ये सबसे बड़ा टेस्ट होगा पार्टी के लिए, ये देखना। और क्या वोटरों में उतना उत्साह है जितना पिछली बार था, उसी उत्साह से लोग जाकर वोट करें? क्योंकि ऐसा कई बार होता है। बिहार में हमने देखा है कि वोटर उदासीन हो जाता है। अगर उदासीन हो गया, आपके तरफ वो नाराज नहीं है, लेकिन अगर उदासीन हो गया तो पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं किया, वो घर में ही रह गया, तो नुकसान तो उसी पार्टी का हो गया। ऐसा होता है बिहार के चुनाव में, मैंने देखा। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है बीजेपी के लिए। और सबसे बड़ा जो पेंच है, जहां पर यह लग रहा है कि पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट हो सकता है, वो ये है कि विधायकों का टिकट काटना। जिस बीजेपी ने गुजरात में मुख्यमंत्री समेत पूरा कैबिनेट बदल दिया, वो बहुत बड़ी चुनौती थी। और देखिए ना, रत्ती भर चूं चपड़ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बदल दिए गए, सारी कैबिनेट बदल दिए गए, किसी को डिप्टी सीएम नहीं रखा गया, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ। बीजेपी के लोग तो दावा करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की संस्कृति में यही फर्क है। पंजाब में देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हुए, और उसके बाद से वहाँ घर में कलह ही कलह मचा हुआ। बिल्कुल सब एक दूसरे की पैंट उतारने में लगे हुए हैं। लेकिन गुजरात में सब कुछ सामान्य सा है। तो बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि हमारे और कांग्रेस के कल्चर में ये बहुत बड़ा फर्क है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। पर सवाल यहाँ पर यह है कि जो 312 विधायक चुने गए, उनमें से कितनों के टिकट कटेंगे, किसका टिकट बचेगा, किसका टिकट कटेगा। आज की तारीख में मैं यूपी में बीजेपी के किसी भी मंत्री या विधायक से बात करता हूं तो उनकी सबसे बड़ी चिंता यही होती है, वो हमसे ही सवाल दागते हैं कि क्या आपको मेरे बारे में पता चला कि क्या मेरा टिकट कटेगा, क्या मेरा बच जाएगा। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने कुछ सर्वे भी करा है। उस सर्वे के आधार पर यह पता चला है हर जिले में कि कौन सा विधायक जो है उसके खिलाफ उस इलाके में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। अगर उसको इस बार टिकट दिया गया तो पार्टी वहां हार सकती है। फिर कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिनका नाम खराब रहा, कोरोना की दूसरी लहर में वो कहीं अपने लोगों के बीच नहीं दिखे, बहुत सारे विवादों में रहे, उसकी वजह से भी पार्टी को लग रहा है कि उनको बदल देना चाहिए। कुछ इलाकों में ऐसा हुआ कि सामाजिक समीकरण जो 2017 में था वो बदल गया है, तो उनको लगता है वहां पर उस जाति बिरादरी का नहीं बल्कि किसी दूसरी जाति बिरादरी का आदमी अगर कैंडिडेट दे देते हैं तो शायद हमारा मामला बन जाएगा। अब सवाल ये है कि 312 में से कितने लोग अपनी टिकट बचा पाएंगे और कितने लोगों का पत्ता साफ होगा। ये कहा जा रहा है कि 125 से लेकर 150 तक टिकट कट सकते हैं। बीजेपी के सभी नेता, जो बड़े नेता हैं, वे ये कह रहे हैं कि अगर विधायकों के टिकट नहीं काटेंगे अच्छी खासी संख्या में तो फिर दिक्कत हो सकती है चुनाव लड़ने में। उनका ये मानना है बीजेपी के नेताओं का कि योगी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यानी सरकार विरोधी लहर नहीं है। लेकिन ये जो कुछ विधायक हैं, हर जिले में ऐसे आपको विधायक मिल जाएंगे, उनके खिलाफ उनके अपने अपने एरिया में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है।
तो उनकी जगह एक नए नेता को अगर उम्मीदवार बनाते हैं तो एक फ्रेश चेहरा आता है। फ्रेश चेहरा आता है तो लोगों में लगता है कि ये बदलाव ला सकता है। चलो पिछले वाले को हमने टेस्ट किया, वो फेल रहा, ये नया वाला आया है, हम इसको आजमाते हैं, शायद ये हमारे काम आएगा, हमारे सुख दुख में विकास का काम करेगा। तो कई बार ये फायदा करता है। कई चुनावों में, राज्यों के चुनाव में और आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव में देखा गया है कि जब लोकल एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है तो उसकी जगह अगर दूसरा फ्रेश कैंडिडेट दे दिया जाता है तो वो जीत जाती है वही पार्टी जिसकी हालत गड़बड़ रहती है। तो अब अगर ये 125 से 150 के करीब टिकट कटेगा तो जाहिर सी बात है कि जिसका भी टिकट कटे, मान लीजिए किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, तो उस ए बी का भी अपना अपना तो गॉडफादर भी होता है ना। वो बीजेपी संगठन में भी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में भी है। अब वो अपनी टिकट बचाने के लिए लखनऊ से लेकर के संघ कार्यालय और दिल्ली तक भी दौड़ लगाएगा। अपनी टिकट बचाने के लिए वो सारे जतन करेगा जो उसके हाथ में होगा। वो सारी लक्ष्मण रेखा पार कर लेगा जो उसको टिकट बचाना है। पॉलिटिक्स है तो उसमें चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। अब इस आपाधापी में, इतनी जोर आजमाइश में कि सब अपने अपने लोगों के टिकट बचाने में लगेंगे, तो आखिर कितने लोगों का टिकट कट पाएगा? क्या पार्टी, क्या नेतृत्व जो है इतना बड़ा फैसला कर पाएगा कि इतने लोगों के टिकट कटेंगे? ये कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी बीजेपी को, नहीं तो मामला खराब हो सकता। अब सवाल ये है कि बीजेपी कितने लोगों का टिकट काट सकती है। अब टिकट काटने पर जिस फ्रेश उम्मीदवार को लाया जाएगा उसके लिए भी लंबी लाइन है। एक विधानसभा क्षेत्र से 25-25 टिकटार्थी हैं, यानी उनको लगता है कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें से किसको दिया जाएगा? एक को दिया गया तो दो नाराज हो जाएंगे। फिर एक और बात है, जिनका टिकट कटेगा, अब राजनीति है, चुनाव ना लड़ेंगे तो राजनीति में क्या खाक करेंगे? तो वो अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो हो सकता है किसी दूसरी पार्टी से बागी उम्मीदवार हो जाएं। अब अगर बीजेपी के खिलाफ वो बागी उम्मीदवार हो जाते हैं, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लेते हैं, तो आखिर उनका कितना होल्ड है अपनी जाति बिरादरी में या फिर बीजेपी में कि उनके भीतरघात करने से बीजेपी का कितना टिकट कट सकता है? यानी बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे गुणा गणित है उसमें कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये फैसला लेना पड़ेगा और इसीलिए 29 तारीख को जब अमित शाह वहाँ जाएंगे तो अलग अलग दौर की बैठकें होंगी, संगठन के लोगों से लेकर, और आपको बताऊं मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन सब से मुलाकात होगी। मुझे याद है 2017 के चुनाव में जब अमित शाह की रात के 3-3 बजे तक बैठकें होती थी। एक बैठक 3:30 बजे रात तक चली थी और मैं उस बैठक के दौरान बिल्कुल बाहर, जो मीटिंग हॉल था, जिस हॉल में ये बैठक हो रही थी, मैं बाहर खड़ा रहा और एक एक चीज़ का, ये ना बूथ प्रभारियों की बैठक हुई थी और उसमें अमित शाह ने एक एक बूथ का खुद टेस्ट किया कि उस बूथ पर पार्टी का प्रबंधन कैसा है, कितने वोटर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारे बूथ का उन्होंने एक तरीके से सबसे संवाद किया। करीब मुझे लगता है कि 9.5-10 घंटे तक ये बैठक चली थी। तो अमित शाह ने उस वक्त सभी मंडलों में जाकर ऐसे बूथ लेवल मीटिंग की थी। बहुत ज़बरदस्त उनका चुनाव प्रबंधन रहा था और इसीलिए जब 2017 के चुनावी नतीजे आए थे तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस चुनाव प्रबंधन को लेकर उनकी तारीफ की थी और कहा था कि वाकई ये जो जीत मिली है उसका एक बड़ा श्रेय जो है वो अमित शाह को जाता है। और अमित शाह यही नहीं, अमित शाह उससे पहले जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे तो जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब भी वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते यूपी के प्रभारी भी थे। तो वो यूपी को वो भली भांति जानते हैं, एक एक विधानसभा क्षेत्र को जानते हैं। जितना ज्ञान उनको गुजरात को लेकर है उतनी ही नॉलेज उनको यूपी को लेकर भी है कि किस विधानसभा में कौन कौन सा नेता है, किस जिले में कौन सामने विरोधी दल का नेता कौन भारी पड़ सकता है, एक एक बात का ज्ञान है। तो उस दिन सारी कुंडली खंगाली जाएगी। यूपी में जो 75 जिले हैं उन सभी जिलों के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड उनके सामने होगा और वो मंथन करेंगे किसका टिकट काटना है और किसका बचाना है। और जब से अमित शाह के यूपी जाने के, उनके 2 दिन के दौरे की खबर मिली है, सारे विधायकों का यकीन मानिए टेंशन बढ़ गया है। सबकी चिंता यही है कि भाई मेरा बच रहा है कि नहीं बच रहा, दूसरे की उनकी चिंता नहीं है और होनी भी क्यों चाहिए। अपना बच जाए, अपना काम बनता, बाद बाकी क्या। लेकिन यहाँ भाड़ में जाए जनता नहीं कह सकते हैं, अभी तो जनता ही जनार्दन है। तो चुनौती दो है, अपना टिकट भी बचाना है और जनता के सामने टेस्ट में भी जाना है। और सबका टेंशन बढ़ा दिया किसने? बीजेपी के चाणक्य ने, जो 29 तारीख को 2 दिन के दौरे पर लखनऊ जा रहे हैं। तो नजर रखिएगा आप सब लोग कि उसके बाद क्या होता है बीजेपी में, वहीं से बिल्कुल टर्नओवर होगा। और ये कहा भी जा रहा है कि दीपावली के बाद पूरा चुनावी शोर जो एक तरीके से यूपी में आपको दिखने लगेगा।
मेरी बात आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिखिएगा किस मुद्दे पर आप चाहते हैं मैं आपके साथ बैठूं, कुछ बातें करूं, तो वो मुद्दा भी आप मुझे बताइएगा। मैं लौट कर आऊँगा, आपके बताए मुद्दे पर आपसे बात करूँगा। यूपी से जुड़ा हुआ कोई भी चुनावी राजनीतिक जो गणित हो, आपके दिमाग में लग रहा हो, कोई मुद्दा हो, चाहे दूसरे भी मुद्दे हों, आप बताइएगा, मैं ज़रूर आपसे मुखातिब होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।